वहां पे लगाने का कोई फायदा नहीं। हम चाह रहे थे कि गेट से घुसे तो उसको पहले एजेंसी दिखे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं तेरे को जगह स्पष्ट दिखाई देती है, जगह में लगाना है। अगर वहां पर नहीं समझ आता है तो सारे नहीं लगेगा, ये साइड नहीं लगेगा तेरे को पानी, वो वाला जो साइड है। स्लाइड आया, दिखाई दे रहा है? यस सर। आवाज आ रही? सब ओके है? यस सर। यस सर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग का जो टॉपिक बच गया था वो है स्कोप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बाकी सब समझ में आया था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, स्कोप्स क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसके इंट्रोडक्शन में बस समझना इतना ही है कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसके लिए मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल, मतलब गणित और कंप्यूटर का उपयोग करके डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है और इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक ठीक ठाक डेफिनेशन हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था उसके एप्लीकेशन और बाकी कुछ, तो अभी हमको देखना है इसका स्कोप, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का स्कोप। तो क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप में आते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला हम लोग के लिए हम लोग को मिलता है कि आपके जेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और ह्यूमन जीनोम के पूरा प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका ग्रोथ, अगर जीनोमिक्स का ग्रोथ हमको कहीं से हो सकता है तो फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के यूज से ही हो सकता है। हमको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए ही चाहिए होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए होते हैं जो जीन्स की को क्या करें, कंपेयर करें। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स क्या होता है। इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जीनोमिक्स की स्टडी। ठीक है, तो और क्या है इसमें, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को बहुत सारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटरॉमिक्स, ये मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि हर एक साइंस में ये यूजफुल है। बायोलॉजी के हर एक फील्ड में, चाहे आपका मेडिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो सब में ये यूजफुल है। तो अगर जो बंदा आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र से है तो उसके लिए भर भर की अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो जॉब है उसमें बाकी सारे फील्ड से ज्यादा पे करते हैं। ठीक है, पैसा इसमें अच्छा खासा मिलता है लोगों को। और ये इसका जो मेन है वो किसके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कुछ डिसीज होते हैं, है ना, जो मेडिसिन के ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत ही कम सॉर्ट आउट हो रहा है, तो उसको अगर उसकी, तो हम लोग को चाहिए कि उसका जीन का स्टडी करेंगे। तो जीन के स्टडी करने से हम लोगों को उसका एक अच्छा, हम लोग को उसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मिल जाता है। ठीक है, पहले हम लोग तो जीन के स्टडी करने से हमको पता चलेगा कि बेसिक जो रीजन क्या है किसी डिसीज के होने का। ठीक है, तो अगर उसके रीजन का पता चल गया, जेनेटिक स्टडी हम लोग कर लिए, सीक्वेंसिंग कर लिए, उसके जीनोम का स्टडी कर लिए, तो हमको पता चलेगा कि अब उस पे ड्रग कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर लेवल पे, और वही मॉलिक्यूलर लेवल के डायग्नोस्टिक किट्स का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। कि जैसे कि आप लोग का एलाइजा आया, ठीक है, वो आपके एचआईवी के लिए यूज होता है ना, टेस्टिंग के लिए, है ना। तो ये सब जो मॉलिक्यूलर लेवल के आपके डीएनए के लिए जो हम लोग सीक्वेंसिंग का काम करते हैं, या फिर पीसीआर जो है, ये सब जो मशीन्स हैं, और ऐसे ही जिस इस तरह के जो किट्स हैं उन सबके डेवलपमेंट का भी काम आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता है। ठीक है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है इसका, हाई यील्डिंग क्रॉप। ठीक है, बहुत ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों को डिजाइन किया जा सकता है, और ऐसे फसलें भी डिजाइन की जा सकती हैं जो रेजिस्टेंट हैं और जिनको देखभाल की जरूरत कम पड़ती है। रेजिस्टेंस किस किस चीज से, कि आपका बाहर के इन्वायरमेंट से, सूखा से, ज्यादा बाढ़ से, ज्यादा पानी से, इंसेक्ट से, तो इन सब के रेजिस्टेंस से भी क्रॉप को बचाया जाए, ऐसा क्रॉप भी क्या है डिजाइन कर सकते हैं। और मेंटेनेंस भी जिसको कम पड़े ऐसा क्रॉप भी डिजाइन किया जा सकता है, वो सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ही हो सकता है। और ऐसे बैक्टीरिया को भी हम लोग सीक्वेंसिंग से खोज सकते हैं जो
आपका जैसे कि प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया आजकल आ रहा है, किसी ने सुना है प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया के बारे में? आप लोग सुने हैं? कोई बताएगा प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया के बारे में? कोई सुना होगा तो। यस सर, अभी अभी हाल ही में एक ठो हम्म। तो मेरी फ्रेंड भी कर रही थी प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च यहाँ पे जीजू में, यहीं से थी वो, आप लोग के ही यहाँ से थी। फिर वो एमएससी वहाँ से की, बीएससी उसका यहीं से हुआ था। तो ऐसे भी बैक्टीरिया आ गए हैं जैसे कि समुद्र में कोई ऑयल स्पीलेज हो गया, और लोग रिफाइनरीज होते हैं ना समुद्र से, वहां से मतलब पेट्रोलियम लेकर के आ रहे हैं लोग, तो टैंक्स वो जो आपके जहाज होते हैं वो सब लीक हो जाता है, उसमें कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो पूरा पानी समुद्र पे फैल जाता है, मतलब जो तेल है समुद्र पे फैल जाता है। तो और इन्वायरमेंट में बहुत सारा जो, अगर जैसे कि प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया हो गया, तो इन सब के डिग्रेड के लिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी खोज किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। नॉइस आ रहा था ना पीछे से, अभी ठीक है? हेलो? यस यस सर, सर। यस अभी सर। नहीं आ रहे। अभी नहीं आ रहा ना, वो लोग बात कर रहे थे, सब लोग थे, कुछ लोग। तो स्कोप समझ में आया आप लोगों को क्या है, या फिर दोबारा समझाऊं? आ गया सर। तो मेन यही है कि इसका मेडिसिनल यूज है ना, और इन्वायरमेंट के लिए यूज है, एग्रीकल्चर के लिए यूज है। ठीक है, तो यही जो बेसिक है वो ये 3 है। ठीक, और इसमें आपको पॉइंट्स बना बना करके लिखना है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इतना यूज है। उसके बाद ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। उसके बाद नया टॉपिक जो है आप लोगों का चैप्टर का, वो है जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो जीनोम क्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा? कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे? यहाँ पर तो डेफिनेशन लिखा हुआ ही है, लेकिन आप लोग कोई समझाए कि क्या होता है जीनोम। कोई भी कोशिश कीजिए, जीनोम क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, हाँ, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। और न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए भी होता है। हाँ, कह सकते हैं। तो देखिए, जीनोम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो जीनोम होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा उनका जीनोम होगा आरएनए। जैसे कि वायरसेस में, कुछ वायरसेस में जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है? आरएनए होता है, तो उनका जीनोम जो होगा वो होगा आरएनए। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें, जैसे कि ह्यूमंस, तो हमारा जो जीनोम होगा वो क्या होगा? डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो जीनोमिक्स का टर्म जो इंट्रोड्यूस किया था वो थॉमस एच रॉड्रिक जो थे, उन्होंने 1926 में, क्योंकि वो तब एक जर्नल पब्लिश कर रहे थे। ठीक है, तो उनको आया कि मैं उसका नाम रखूं जीनोमिक्स ऐसे करके, तो वो जर्नल का नाम उसके टॉपिक के लिए जीनोमिक्स शब्द को लेकर के आए। ठीक है, तो ये जो बना है जीनोम, किससे बना है? जीनोमिक्स और जीनोम अलग अलग है। ठीक है, तो 1920 में बॉटनिस्ट थे प्रोफेसर हैंस विंकलर, तो उन्होंने सबसे पहले जीनोम का टर्म दिया था दुनिया को। तो जीनोम क्या होता है?
किसी भी, जैसे कि आपने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट सेट, समझ रहे हैं, जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कंप्लीट सेट कहने का क्या मतलब है कि 23 पेयर्स ऑफ, जैसे कि ह्यूमन की बात करें हम लोग, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 22 जो अलग क्रोमोसोम होते हैं, और एक जो सेट होता है, एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। 22 ऑटोसोम्स और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो तो टोटल मिला के कितने होंगे, 46 होते हैं क्रोमोसोम एक सेल में, है ना। क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड होते हैं, तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड में समझ में आता है आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है? हेलो, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड में बेसिक डिफरेंस क्या सर होता है? हाफ मतलब सर हाफ सेट्स ऑफ मतलब टोटल कंसिडर गैमेट हो गए तो वो हैप्लॉइड नेचर होते हैं, एंड कोई भी सोमैटिक सेल है तो वो डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है। तो जीनोम एक कंप्लीट सेट होता है किसका, हेप्लॉइड सेल्स का, ठीक है। हेप्लॉइड सेल्स में जितने आपके क्रोमोसोम होंगे उनका कंप्लीट सेट क्या होगा, वो जीनोम कहलाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन में कितने सेट्स, 23 क्रोमोसोम का पूरा सीक्वेंस अगर हम लोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका जीनोम कहलाएगा, ठीक। और 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन के पूरे जीनोम में, क्रोमोसोम में। एक, आप लोग अगर सीक्वेंसिंग करेंगे तो पता चलेगा, जो लोग सीक्वेंसिंग किए तो लोगों को पता चला कि 3 बिलियन बेस पेयर्स जो होता है क्रोमोसोम, मतलब बेस पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम में। अब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग देखे हैं कि इसमें डीएनए जो होता है वो वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था, है ना, डबल हेलिक्स का मॉडल, वो ये आप राइट साइड में देखिए, ये डबल हेलिक्स का मॉडल है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। और प्यूरिन और पायरोमेट्रिन 2 तरह के नाइट्रोजन जिनस बेस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। ये प्यूरिन्स एडेनिन और गुआनिन, लेफ्ट में देखिए एडेनिन है और उसके नीचे गुआनिन है, तो ये दोनों क्या है, प्यूरिन है, ठीक है। और साइटोसिन और थाइमिन ये क्या है, पैरामिडीन, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो और इसमें फॉस्फेट भी होता है हर एक चेन पे, ठीक, हर एक चेन पे ऐसे फॉस्फेट होता है। तो ये समझ में आया कि जीनोम कैसे होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, है यस। ना। हाँ। तो और सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो सेंट्रल डोग्मा में जो जीन्स का फ्लो होता है, प्रोसेस, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 प्रोसेस आते हैं, ठीक है। और रेप्लिकेशन भी एक अलग प्रोसेस होता है। तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है वो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए से आपका बनता है प्रोटीन, वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीनोम होता है वो डीएनए के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपके जो जीनोम है वो डीएनए के बारे में बात करता है कि उसके पूरे का सीक्वेंस क्या होगा, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में उसके हेप्लॉइड, टोटल हेप्लॉइड क्रोमोसोम, एक सेल के हेप्लॉइड क्रोमोसोम का सीक्वेंस क्या कहलाता है, आपका जीनोम कहलाता है, ठीक है। जितना क्रोमोसोम एक हेप्लॉइड सेल में होगा वो जीनोम कहलाएगा। और उसका ही फंक्शनल अगर हम लोग देखेंगे तो जो, और इसमें जो प्रोसेस आते हैं जीनोमिक्स के अंदर ही होता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे।
तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जीनोमिक्स अलग अलग चीजें हैं। मैं जीनोम, अभी तो हम लोग जीनोम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो जीनोम क्या होता है? टोटल जो डीएनए होता है किसी भी हेप्लॉइड सेल में, एक सेट, हेप्लॉइड सेट का, तो वो क्या होता है? जीनोम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या फिर ह्यूमन में तो वही होता है ना। तो ये जीनोम आपको समझ में आया? जीनोम क्लियर है क्या होता है? यस सर। जी, जीनोम क्लियर हुआ ना? हम्म। तो अब जीनोमिक्स पे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जीनोमिक्स क्या होता है। तो जीनोमिक्स क्या होता है? जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम का स्टडी क्या कहलाता है? जीनोमिक्स कहलाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में क्या किया जाता है? उसके जीनोम के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, ठीक है। और फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या किया जाता है? दूसरा टाइप जो होता है इसका वो होता है फंक्शनल जीनोमिक्स। तो फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या किया जाता है कि जीनोम का फंक्शन क्या क्या है वो, उसके बाद देखो, जीनोम जो होता है हम लोग का, वो डीएनए जीनोम है हम लोग का। तो डीएनए से उसका फंक्शन क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पर उसका वो एक्सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस करके क्या क्या बनाता है, उसका स्टडी क्या कहलाता है? फंक्शनल जीनोमिक्स। और कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होता है? किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के जीनोम का कंपैरिजन, जैसे कि लोगों ने माउस और ह्यूमन के जीनोम का कंपैरिजन किया, ठीक है। माउस और ह्यूमन के जीनोम का जो कंपैरिजन किया, तो हमको पता चला कि माउस का जीनोम ह्यूमन से सिर्फ 1% का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब माउस का जीनोम, हमको लगा कि अब जीनोम एकदम सेम है तो एक्सप्रेशन भी सेम होते होंगे, ठीक है। और डिसीज का भी सेम ही प्रोसीजर होता होगा। तो इसलिए माउस एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल स्टडीज के लिए, ठीक है। और जो कंपैरिजन का जो प्रोसेस होता है, उसका एक ये भी इम्पोर्टेंस होता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी देखना होता है, ठीक है। तो जब मैं उस दिन बताया था कि कॉमन एंसेस्टर हम लोग पता कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या बना था, किसे? यही जीनोम के सीक्वेंस से स्टडी कर करके। फाइलोजेनोमिक्स का एक होता है, इसमें कंपैरेटिव जीनोमिक्स के थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है कि इवोल्यूशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इवोल्यूशन जब हुआ तो कहाँ से कहाँ हुआ, तो ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर सेम लेवल वाले जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन का स्टडी जो होता है वो फाइलोजेनोमिक्स कहलाता है, ठीक। तो जैसे कि माउस का मैं बताया, तो यही कंपैरेटिव जीनोमिक्स में यूज किया जाता है। आपका जो प्रोसेस होता है, तो उससे हम लोग को, अब माउस का हमको पता चल गया कि डिफरेंस जो होता है 1% के आसपास होता है, ठीक है। और बाकी तो सब सिमिलर है 99%। तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग का ड्रग के टेस्टिंग में करते हैं, यूज करते हैं कि डायरेक्ट कोई नया वैक्सीन यूज हो रहा है, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन आया आप लोगों के पास, तो वो डायरेक्ट आपके पास नहीं पहुंचा, उसको 6 से 8 महीने लगे। तो उससे पहले तो वो सेल्स में टेस्ट हुए, एनिमल सेल कल्चर वाले सेल में टेस्ट हुए, ठीक है। फिर उसके बाद वो मॉडल ऑर्गेनिज्म में टेस्ट हुए। तो वो मॉडल ऑर्गेनिज्म किस टाइप के थे जिनमें ये टेस्ट हुआ? तो मॉडल ऑर्गेनिज्म वो लगभग सिमिलैरिटी था उसमें ह्यूमंस और उनके जीनोम में। तो उनका जो बाकी का प्रोसेस था, ठीक है, वो एक दूसरे से सिमिलर था। तो अगर उसमें आपका वैक्सीन काम कर रहा है, उसको डेथ नहीं हो रहा है और एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो ह्यूमंस में भी वैसा करेगा क्योंकि दोनों के जीनोम सेम है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जीनोम के कंपेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। यहाँ पर अब आपका आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे कि एक ब्लास्ट है ना। ब्लास्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप जीनोम अगर सीक्वेंस करके लोड कर दें, है ना, क्योंकि जीनोम बहुत लंबा होता है, आप उसको मैनुअली क्या बोलते हैं, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर है।
जो एनसीबीआई पे है, एनसीबीआई एक वेबसाइट है ना, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा ब्लास्ट। तो वो वहां पर आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अगर सीक्वेंस डालते हैं तो वो क्या कर देगा, पूरा कंपेयर करके आपको बता देगा कि कितना डिफरेंस है और कितना सिमिलैरिटी है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? जीनोमिक्स थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कुछ थोड़ा सा, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो जीनोमिक्स के टाइप्स हमने पढ़े, और जीनोमिक्स क्या होता है और जीनोम क्या होता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अ, अब इसी का एक फंक्शनल जो होता है, ठीक है, फंक्शनल जीनोमिक्स जो हमने पढ़ा कि जीनोम का फंक्शन क्या होता है, उसी में आपका प्रोटियोमिक्स भी आ जाता है। प्रोटीन, क्योंकि जीन से क्या बन रहा है, आपके डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। कौन से प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन से। तो आपके डीएनए से जो प्रोटीन आरएनए बन रहा है, और आरएनए से आपका प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। ठीक है, तो और जो आरएनए बन रहा है वो किससे बन रहा है? आपके डीएनए से बन रहा है। तो वो जो फ्लो हो रहा है सेंट्रल डोग्मा का, वो स्टार्ट हो रहा है आपके जीनोम से ही। तो उसी का फंक्शन है, जीनोम का ही फंक्शन है ना, कि पहले उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, पहले डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा आपका प्रोटीन बनेगा। तो जो फ्लो हो रहा है वो एक आपके जीनोम का ही फंक्शन है। तो फंक्शनल जीनोमिक्स में ही आपका प्रोटियोमिक्स का स्टडी आ जाता है। तो यहाँ पर जो टेबल समझना था वो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में ये है कि आपका सिर्फ डीएनए का स्टडी जो होता है। ठीक है ना? 3 टाइप्स पढ़े हैं हम लोगों ने जीनोमिक्स के, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल और कंपैरेटिव जीनोमिक्स। तो कंपैरेटिव तो आपको समझ में आ गया कि कंपेयर करते हैं, सीक्वेंस को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं एक दूसरे से, और फिर पता किया जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म के जीनोम में कितना सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शनल जीनोमिक्स में, तो पहले स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की बात करते हैं। तो ये जो टेबल तो हम लोग देखे थे, तो डीएनए के सीक्वेंस क्या क्या है ना, सीक्वेंसिंग जो किया जाता है, तो वो आपका स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में आता है। और फिर एमआरएनए से जो आपका प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो आपका फंक्शनल जीनोमिक्स में आ जाता है। तो और फिर ये जो प्रोटीन का स्टडी जो होता है ना, वो प्रोटियोमिक्स है। तो ये भी आपके जीनोमिक्स का ही पार्ट है। लेकिन क्यों पार्ट है जीनोमिक्स का? क्योंकि जो आपके जीनोम का ही फंक्शन है ये। ठीक है, जीनोम के फंक्शन से ही, जो जीनोम से इंफॉर्मेशन फ्लो होकर के आपके पास जो प्रोटीन पहुंचा है वो जीनोम से फ्लो होकर के पहुंचा है। तो वो आपका फंक्शनल जीनोमिक्स है वो। ठीक है, और स्ट्रक्चरल क्यों है? वो आपका स्ट्रक्चर का सीक्वेंसिंग किया जाता है इसलिए। तो 3 टाइप्स होते हैं इसके, ये हमने समझे। तो अब प्रोटियोमिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन फ्लो होकर के आया, ये पार्ट किसका है? जीनोमिक्स का ही पार्ट है प्रोटियोमिक्स। लेकिन इसका एक अलग स्टडी है, एक ये भी एक बड़ा सा लेवल हो जाता है प्रोटियोमिक्स। तो इसमें जैसे कि जीनोम क्या होता है, जीनोम में पूरे जेनेटिक कंटेंट का स्टडी किया जाता है ना? वैसे ही प्रोटियोमिक्स में पूरे प्रोटीन कंटेंट का स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला? आपके प्रोटीन और जीनोम से। ठीक है, क्या बनता है आपका प्रोटीन और जीनोम की स्टडी से? प्रोटियोम, है ना? तो प्रोटियोम जो कहलाता है वो आपके पूरे ऑर्गेनिज्म का जितना भी प्रोटीन कंटेंट होता है वो प्रोटियोम कहलाएगा। ठीक है, और पूरे प्रोटीन एलिमेंट के स्टडी को क्या कहेंगे? प्रोटियोमिक्स। ठीक है, समझ में आया प्रोटियोमिक्स क्या है? प्रोटियोम पूरा कंटेंट जो होता है वो है, और उसके कंटेंट का जो स्टडी होता है टोटल, वो क्या कहलाता है? प्रोटियोमिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं कि प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना किया जाता है, उसका क्वांटिफिकेशन किया जाता है कि क्वांटिटी कितना है, कौन सा प्रोटीन है, कितने क्वांटिटी का है, और कहाँ कहाँ पर है लोकलाइजेशन, उसमें मॉडिफिकेशन भी किए जाते हैं। ठीक है, और उसका एक दूसरे से कैसा इंटरेक्शन है, और दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा इंटरेक्शन है, या फिर ड्रग से कैसा इंटरेक्शन है, वो सब भी इसमें चेक किया जाता है। और उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, सेल सिग्नलिंग आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिग्नलिंग में, है ना, किसी भी चीज के एक्सप्रेशन में। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक देखना भी आपका प्रोसेस है, सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस है ना। तो आपके अंदर जो सेल्स हैं, रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं आइस में, तो वो सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो सिग्नल जनरेट करते हैं तो वो आपके माइंड तक पहुंचता है, तो उसके लिए भी प्रोसेस है, तो उसमें भी प्रोटीन का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटियोमिक्स है उसमें सब ये स्टडी किया जाता है कि प्रोटीन कहाँ पर है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स इसके भी होते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, इसको 3 तरह के क्लासिफाई किया जाता है प्रोटीन को। पहला है प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी होता है। क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब क्वांटिटी कितना है, ठीक है। 2 सैंपल, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म के प्रोटियोम में कितना डिफरेंस है, ठीक है, और वो कितना प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी 2 प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कितने क्वांटिटी का प्रोटीन एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, वो प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है, ठीक है। और दूसरा होता है फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। तो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में बताया मैं आपको कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, कि आपके अगर देखने और सुनने के प्रोसेस में सेल सिग्नलिंग में प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। पहले तो प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ, वो प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग हो गया, ठीक है, कितना प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया। और दूसरा आपका फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। तो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन है उसको आइसोलेशन हुआ उसका, अब उसको कैरेक्टराइजेशन होगा, और फिर कैरेक्टराइज करके उसके इंफॉर्मेशन के बारे में लोग पता करते हैं कि सिग्नलिंग का जो प्रोसेस हो रहा है तो वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और कोई भी डिसीज हो रहा है उसके जनरेशन में प्रोटीन का कितना योगदान है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोटीन, और प्रोटीन का ड्रग के साथ कैसा इंट्रैक्शन है ना, कि आपका प्रोटीन को कोई भी ड्रग जो लोग ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहा है, उसके साथ उसका इंट्रैक्शन कैसा है, ये आपका फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स में क्या होता है, प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो स्टडी करना होता है। इतना समझ में आया? हेलो सर प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग को एक बार और समझा दीजिए। यस सर। देखो, कोई भी 2 सैंपल है, ठीक है, कोई भी 2 प्रोसेस है, या फिर कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म का सैंपल ले लिए हम लोग, ठीक है। तो कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म में, या फिर किसी भी एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसका अगर 2 बार प्रोसेस हो रहा है, कोई भी एक प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन जनरेट हो रहा है, क्वांटिटी उसका जनरेट हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोसेस में, ठीक है, प्रोटीन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है एक दूसरे में, जो एक्सप्रेस हो रहा है प्रोटीन उसमें क्या डिफरेंस है, उसको उसकी स्टडी, और उसके एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा ये लेंदी ट्रिकी डेफिनेशन है। इसमें बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्रोटीन प्रोफाइलिंग बिटवीन सैंपल्स दैट डिफर बाय सम वेरिएबल्स। तो 2 सैंपल हैं और थोड़े अगर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई 2 प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे कि देखने के लिए और सुनने के लिए, ठीक है, आपके 2 सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मान लीजिए कि कोई 2 प्रोसेस है लेकिन उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो जब प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है ना, उसमें कितना डिफरेंस है क्वांटिटी में, वो क्या कहलाता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। उसको फिर
प्रोटीन को एक्सप्रेस किया जाता है, उसका प्रोफाइलिंग किया जाता है कि कितना प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है इस प्रोसेस में और उसमें कितना डिफरेंस है, वो क्या कहलाता है? प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। समझ गए? सर दोनों सैंपल्स में जो चेंजेस हैं उनको स्टडी करना है या फिर जो भी नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट? नहीं 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 नहीं, दोनों सैंपल्स है, दो सैंपल्स है, मान लीजिए दो सैंपल है, ठीक है? जी तो जी सर। दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक यस है? सर। लेकिन दोनों जो सैंपल हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना? तो अब जो दो डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों सैंपल में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों जो सैंपल हैं उनका जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है उसका कंपैरिजन और उसका अच्छा प्रोफाइलिंग क्या समझ गया। कहलाता है? प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। समझ गया सर, थैंक यू सर। समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो ये 3 टाइप होते हैं और इसके बारे में और डीप तो फिलहाल आप लोगों को जानने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखता हूँ थोड़ा सा और इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन के लायक इस मतलब इस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है ना? एक ही एक प्रोटियोमिक्स अलग ही एक एरिया हो जाता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड हो जाता है और आपका क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी एक अलग फील्ड हो जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अलग फील्ड हो जाता है। तो वैसे ही आपका जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और जितने भी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और मेटाबोलॉमिक्स जो होता है, ये जो प्रोसेस होते हैं वो सब एक वास्ट प्रोसेसेस हैं, ठीक है? तो इतना आप थोड़ा सा जानिए इसके बारे में, थोड़ा सा मैं और बता दूंगा। और क्योंकि अगर इसमें घुसेंगे तो फिर एक अलग ही फील हो जाता है वो, क्योंकि सीक्वेंसिंग, डाटा सीक्वेंसिंग, डीएनए का सीक्वेंसिंग प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। थोड़ा सा सीक्वेंसिंग प्रोसेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जीनोम की सीक्वेंसिंग का, कि कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, और प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग का बात करेंगे और वो भी करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, है ना? तो सर बोले हैं कि 2 बजे वो क्लास लेंगे और आज के लिए इतना ही। और मैं ये स्लाइड आपको भेज देता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, या फिर दूसरा स्लाइड मैं आपको भेज देता हूँ, इंट्रोडक्शन वाला। सर ये वाला ही ठीक भेज देते सर, ये इससे समझाया तो जल्दी को समझने में भी इजी पड़ेगा सर। हाँ सर दोनों ठीक भेज है, दीजिए। जी सर। हाँ हाँ मैं दोनों भेज देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। 2 बजे क्लास है ना आप लोगों की, सर लेंगे, अरुण सर, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है।